लवली फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट बेबी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपको 31 तारीख के लिए होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एमसीक्यूज क्वेश्चंस होगा डेली, आपको जो है शाम को 7:30 बजे जुड़ना है। चलिए शुरू किया जाए। तो मेरे लल्लू और लल्लन टॉप सभी एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ये रहा आपका सिलेबस। ये क्या है, तो ये आपका टोटल का टोटल सिलेबस है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए तो बढ़ा जाए अगला। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जिसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है मेरे दोस्त, है ना। तो इसको ज्वाइन कर लेना है। इसको आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो भी क्लास चलेगा उसका पीडीएफ का लिंक जो है, पीडीएफ जो है वह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे हाथों से लिखा हुआ नोट्स जो है वह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे हाथों से लिखा हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए। और यहाँ पे उम्मीद है कि आपको ये आज का ये क्लास वीडियो सेशन जो भी कहिए आप लोग वो पसंद आएगा। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस वीडियो सेशन मिल सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ चुका है आपके स्क्रीन पे, जीव विज्ञान से पहला क्वेश्चन। चलिए बताइएगा, इसका जवाब देना है आप सभी को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, बताइए तो। चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। तो जी हाँ मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, एक बार में इसी तरीके से आपको तैयारी करना है। अरस्तु, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर। जो भी लोग अरस्तु साहब को टिक किया यानी कि सी नंबर ऑप्शन को टिक किया 100% राइट आंसर दिए हैं। चलिए मेरे लल्लन टॉप बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। हाँ एक बार आप लोग शेयर कीजिए, बस एक बार। देखिए बायोलॉजी का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है जीव विज्ञान का भौतिक आधार यानी कि फिजिकल बेस जो है ये क्या है, बताइए तो। फिजिकल बेस क्या है जीव विज्ञान का? जीन है, यानी कि जीन जो कि डीएनए का टूटा हुआ खंड होता है, कोशिका सेल, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, उसका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म है। बताइए तो जीवन का भौतिक आधार क्या है, बताइए तो। जीवन का भौतिक आधार यानी कि फिजिकल बेस जो है, फिजिकल बेस वो क्या है, तो ये आपको प्रोटोप्लाज्म ही जीवन का फिजिकल बेस है। यानी जीवन का उत्पत्ति जो है जीव द्रव्य से ही हुआ था, फिजिकल बेस इसी को होते हैं। यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया? एकदम बउआ वाला क्वेश्चन लेके आए हैं, एकदम बउआ वाला। स्लाइडन ईडन ने, रॉबर्ट हुक ने, जी हाँ एक ही बार में तो टिक कर रहे हैं रॉबर्ट हुक। चलिए बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। बउआ वाला क्वेश्चन है ना। चलिए तो ये पहला क्लास है इसलिए बउआ वाला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है दोस्त। चलिए तो बउआ वाला क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं आज, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पावर हाउस ऑफ द सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी रचना जो है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल को जंतु सेल में विभेदित करती है? बताइए तो। कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल, उसके बाद उपरोक्त में से सभी। बताइए तो निम्न में से कौन सी संरचना यानी संरचना है जो कि प्लांट सेल को एनिमल सेल से विभेदित करती है? बताइए तो कौन सा है सेल, ऐसी कौन सी संरचना है? तो ये जो संरचना है दोस्तों, उपरोक्त में से ऐसी सभी संरचनाएं हैं जो कि प्लांट सेल से एनिमल सेल में विभेदित कर देती है। ये आपको सेंट्रियोल कर देती है, कोशिका भित्ति कर देती है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल कर देती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली, यार ये तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एक ही बार में आप लोग टिक कर रहे होंगे। तो ए में करा है राइबोसोम, बी में करा है लाइसोसोम, सी में करा है रिक्तिका, डी में करा है सेंट्रोसोम। बताइए तो। हाँ तो एक ही बार में तो आप लोग टिक कर रहे हैं। तो ये जो हो जाएगा आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को ना कहते हैं आत्महत्या की। ये तो आप लोग 10th 11th 12th पूरा पढ़ते आ रहे हैं कि आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये सब चीज़ तो नॉर्मल है, बेसिक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डबल हेलिक्स मॉडल का पता जो है किसने लगाया? डीएनए जो है डबल हेलिकल मॉडल जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया डीएनए के लिए? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, स्वाइडेन एवं स्वान के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, उसके बाद गेरेगर जॉन मेंडल के द्वारा। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के लिए जो है डबल हेलिक्स मॉडल का पता जो है किसने लगाया? वाटसन एवं क्रिक ने, स्वान एवं ये तो सी और डी होगा नहीं, इसलिए पहले इसको काट दीजिए।
चलिए ये दोनों नहीं होगा, इसलिए हमने पहले काट दिया है। दोनों में से आपको गैस करना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, डीएनए यानी डिऑक्सीराइबोस जो होता है ये डबल हेलिक्स मॉडल जो इसके लिए प्रस्तुत किया गया वो वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। डबल हेलिक्स मॉडल जो प्रस्तुत किया गया डीएनए के लिए, ये जो प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल 100% राइट आंसर है। कह रहा है डीएनए यानी डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है, बताइए तो डीएनए का काम क्या होता है, बताइए जरा डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए का काम क्या होता है, बताइए तो डीएनए का काम क्या होता है। ए में कह रहा है, ए में क्या कर रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, कोशिकीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पायरेशन, कोशिकीय परिवहन और उसके बाद आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। बताइए तो डीएनए का वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है डीएनए का, बताइएगा डीएनए का वर्क क्या होता है, हमारे बॉडी में डीएनए का वर्क क्या होता है, डीएनए का काम क्या होता है। तो डीएनए का जो काम होता है दोस्तों ये तो आप लोग को पता ही होगा कि डीएनए जो है एक आनुवंशिक पदार्थ है और ये आनुवंशिक क्रियाओं यानी लक्षणमा को बाप से बेटा में पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है डीएनए जो काम करता है, लक्षण को बाप से बेटा में पहुंचाने का काम करता है, बाबा से पोता में पहुंचाने का काम करता है ना, यानी 7 पीढ़ी से लक्षण आपका मैच करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आरएनए पाया जाता है, बताइए तो आरएनए किस में पाया जाता है। आरएनए जो है एबीसी को छोड़ के ये दुनिया के सभी जीवों में डीएनए पाया जाता है और इसमें जो है आरएनए पाया जाता है। आर्कियोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में जो है आरएनए पाया जाता है और दुनिया के सभी जीवों में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिएगा। आरएनए पाया जाता है, आरएनए जो है आरएनए पाया जाता है कोशिका भित्ति में, आरएनए पाया जाता है, बताइएगा आरएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है कोशिका भित्ति में। ओके चलिए आरएनए पाया जाता है कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। बताइए तो आरएनए जो पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, बताइए तो किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपको कोशिका द्रव्य में जो है ये आरएनए पाया जाता है। जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं सी नंबर ऑप्शन, उन सभी का बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन की तरफ एकदम जोश और जुनून से बढ़ना है दोस्तों। कह रहा है एक अच्छे पैरामेडिक्स बन के आपको दुनिया की सेवा करना है दोस्तों। सर्व करने की भावना आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए, तभी एक अच्छे पैरामेडिक आप बन पाइएगा। जो स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्स करता है उसको पैरामेडिक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है आनुवंशिक, क्या कह रहा है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ये तो आप लोग को एक ही बार में टिक कर रहे होंगे कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का पिता जो है ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है डार्विन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कहा जाता है डार्विन को। किसको कहा जाता है, तो डार्विन को। कुछ लोग मेंडल भी टिक कर रहे हैं, तो इसको जो है मैं ये क्वेश्चन को कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग टिक करके देख लीजिएगा। चलिए कंफर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम की कुल संख्या जो है कितनी होती है। मनुष्य में कुल क्रोमोजोम की संख्या, टोटल क्रोमोजोम की संख्या जो है, टोटल क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, बताइएगा। मनुष्य में यानी ह्यूमन में क्रोमोजोम की संख्या जो है टोटल कितनी होती है। टोटल पूछेगा तो आप लोग जवाब दीजिएगा 46 और जोड़ा में पूछेगा तो जवाब दीजिएगा आप लोग क्या 23 जोड़ा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। चलिए एकदम बउआ, एकदम ईजी है ना। ये क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करा है निम्न में से मनुष्य में होने वाला आनुवंशिकी रोग कौन सा है। वर्धनता है आनुवंशिकी के द्वारा, यानी मनुष्य में आनुवंशिकी जेनेटिक्स रोग पूछ रहा है आपसे, जेनेटिक रोग जो है पूछ रहा है। वर्धनता यानी बाप से बेटा में पहुंचेगा, बेटा से पोता में पहुंचेगा, फिर ओकर बेटा से ओकरा बेटा में पहुंचेगा, फिर ओकर बेटा से ओकरा बेटा में पहुंचेगा, फिर ओकरा बेटा से ओकरा बेटा में पहुंचेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। ऐसे बीमारी को आनुवंशिकी रोग कहते हैं। ठीक है, ए में करा है वर्धनता जो है आनुवंशिकी रोग है। बी में करा है हीमोफोबिया एक आनुवंशिकी रोग है। टर्नर सिंड्रोम जो है ये आनुवंशिकी रोग है। उपरोक्त में से सभी जो है ये आनुवंशिकी रोग है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वर्धनता, यानी वर्धनता में होता है क्या, कम सुझाई देता है। ये सभी जो है क्या है वर्धनता, ये टर्नर सिंड्रोम, ये हीमोफीलिया, ये सभी रोग जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जेनेटिक डिजीज है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करा है लड़का पैदा होगा। लड़का जब पैदा होगा तब क्या होगा, बताइएगा। लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र जो है किस टाइप का होगा। XX होगा तो क्या लड़का पैदा हो जाएगा। XXX गुणसूत्र होगा तो क्या लड़का पैदा हो जाएगा। XY गुणसूत्र होगा तो क्या लड़का पैदा हो जाएगा। YY गुणसूत्र होगा तो क्या लड़का पैदा होगा। डी नंबर ऑप्शन ये कह रहा है। तो बताइए तो लड़का पैदा होगा जब कंडीशन क्या है लड़का पैदा होने का, बताइएगा। लड़का पैदा होने का कंडीशन क्या है। तो लड़का जो पैदा होने का
कंडीशन है डियर लवली फ्रेंड्स, वो कंडीशन है लड़की जो है XY, क्या XY अगर रहेगा गुणसूत्र, अगर मेल की तरफ से, देखिए फीमेल में तो XX गुणसूत्र ही पाया जाता है और मेल में जो है XY गुणसूत्र पाया जाता है। अगर मेल की तरफ से X गुणसूत्र जाएगा और फीमेल की तरफ से X गुणसूत्र, फीमेल की तरफ से ऑब्वियसली जो है X गुणसूत्र ही रहेगा और मेल की तरफ से X गुणसूत्र जाएगा। मैं इस तरीके से समझाता हूँ, फीमेल से X गुणसूत्र जाएगा और मेल से जो है, मेल से क्या होगा, मेल से भी X गुणसूत्र चला जाएगा, तो बच्चा जो है लड़की पैदा होगा। ठीक है, लड़की पैदा होगी, ये चीज़ आप लोग कंफर्मेशन के साथ याद रखिएगा। अगर फीमेल की तरफ से तो X से जाएगा, मेल की तरफ से, मेल इसी लिए जो है जिम्मेवार होता है बच्चे को जन्म देने में, लिंग निर्धारण में जो है मेल जिम्मेवार होता है, ना कि फीमेल जिम्मेवार होती है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कैसे जिम्मेवार होती है। ठीक है, होता है। तो यहाँ पे अगर मेल की तरफ से X गुणसूत्र जाएगा तो लड़की पैदा होगा। अगर Y गुणसूत्र चला जाता है, मान के चलते हैं कि Y गुणसूत्र चला जाए, मान के चलते हैं फीमेल की तरफ से हर वक्त जो है यहाँ पे X गुणसूत्र ही आएगा। अगर मेल की तरफ से Y गुणसूत्र चला गया तो लड़का पैदा हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है लड़का और लड़की पैदा होने में। और यहाँ पे ये X और Y गुणसूत्र जो है, इसको जो है भेजने का काम कोई वैज्ञानिक या फिर कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है। इस पे रोक लगाया गया है, इसके रिसर्च पे रोक लगाया गया है। ठीक है, सरकार के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है ना, आयरन की कमी हो जाती है। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित लोगों में जो है क्या हो जाती है बताइएगा? आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद हो जाता है। ए में कह रहा है रक्त का बहना बंद हो जाता है, बी में कह रहा है रक्त बनता ही नहीं है, डी में कह रहा है रक्त में श्वेत रक्त यानी व्हाइट ब्लड सेल मृत यानी मर जाता है। बताइएगा हीमोफीलिया रोग में जो है, हीमोफीलिया रोग जो व्यक्ति में हो जाता है उस व्यक्ति में क्या हो जाता है? आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड का बहना बंद नहीं होता है जल्दी, और उसके बाद ब्लड नहीं बनता है, उसके बाद ब्लड में जो है व्हाइट ब्लड सेल की संख्या, व्हाइट ब्लड सेल जो है वो मर जाता है। बताइए तो क्या होता है हीमोफीलिया रोग में? क्या होता है बताइएगा? तो हीमोफीलिया रोग में जो है ब्लड अगर कहीं पे कट गया तो ब्लड जल्दी बंद नहीं होगा। हीमोफीलिया रोग में क्या हो जाएगा? अगर कोई आदमी का ब्लड जो है, अगर कोई आदमी का कहीं पे, जिस आदमी में जो है हीमोफीलिया रोग हो गया है उस आदमी में क्या होगा? अगर उस आदमी के शरीर पे कट लग जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें जो है जल्दी से ब्लड जो है बंद नहीं होता है, उसमें प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन नामक रासायनिक पदार्थ जल्दी से नहीं बन पाता है, जिसके वजह से पूरा खून बह जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जीन के बारे में निम्न में से क्या कर रहा है? जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? बताइएगा। यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई होती है, यह आनुवंशिकी की इकाई होती है, जेनेटिक्स की इकाई यूनिट होता है, यह गुणसूत्र। जीन जो है गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और उपरोक्त में से सभी। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। मेरे हिसाब से क्या? सभी के हिसाब से उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी यानी कि डी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ा जाए डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए उम्मीद है कि आप लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक किए होंगे, 100% राइट आंसर है जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। चलिए माय डियर लवली फ्रेंड्स बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा है, हाँ तो इतना स्पीड क्यों बोल रहे हैं? चलिए स्पीड बोलेंगे नहीं तो मजा कैसे आएगा भाई, अभी जिगरा में दम है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जीन का सर्वप्रथम क्या कर रहा है? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण यानी आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल जीन किसने बनाया था? बताइएगा। ए में कर रहा है जगदीश चंद्र बोस ने, वाटसन नामक वैज्ञानिक ने, हरिगोविंद खुराना ने और रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जीन जो है कौन वैज्ञानिक बनाए थे? बताइएगा। आर्टिफिशियल जीन का को बनाया किस वैज्ञानिक ने? बताइए तो ये जो बनाया था दोस्तों हरगोविंद खुराना साहब जो है आर्टिफिशियल जीन को बना लिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे डियर लवली फ्रेंड्स। इसका देखिएगा और जवाब दीजिएगा आप लोग। तो जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर आप लोग करा प्राकृतिक चयन। क्या? प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल मेथड के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, प्रतिपादक जो है कौन है? बताइएगा। प्रतिपादक यानी कि नेचुरल मेथड के सिद्धांत पर नेचुरल मेथड
के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन वैज्ञानिक है? ए में करा है डार्विन, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, और डी में करा है हरगोविंद खुराना साहब। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है दोस्तों ये आपको चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। ध्यान रखिएगा डार्विन साहब को, ठीक है, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आनुवंशिक संबंधी, क्या आनुवंशिक संबंधी प्रयोग आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स से संबंधित प्रयोग जो है मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? ये तो आप लोग को आसानी से पता है, आप लोग 9th से पढ़ते आ रहे हो। मटर का पौधा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% राइट। चलिए बउआ वाला क्वेश्चन लेके आए, एकदम बउआ वाला। चलिए तो अगला क्वेश्चन करा एक वर्धनता, क्या एक वर्धनता व्यक्ति यानी वर्णार्ध व्यक्ति में किस रंग का पहचान, यानी कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाता है किसी व्यक्ति में, तो उस व्यक्ति में किस रंग का पहचान नहीं हो पाता है? लाल बताइएगा इसका राइट आंसर। ए में करा है लाल पीला का, बी में करा है हरा पीला का, सी में करा है लाल नीला का, और डी में करा है लाल हरा का। बताइए तो एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है? बताइएगा लाल हरा का, लाल नीला का, हरा पीला का, और डी में ए में करा है लाल नीला पीला का। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स ये हो जाएगा लाल और हरा का पहचान नहीं हो पाता है। क्या लाल और हरा का पहचान जो है ये नहीं हो पाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि डी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजुआ को, पॉडीफेरा को, सिलेंट्रेटा को, उसके बाद ऑर्थोपोडा को। बताइए तो निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजुआ को। का हो जाएगा? प्रोटोजुआ का हो जाएगा प्रोटोजुआ का, यानी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक कोशिकीय जंतु, क्या एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना, क्या अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? बताइएगा एक कोशिकीय जंतु जो है, जो कि अमीबा एवं यूग्लिना एक कोशिकीय जंतु है ना, इसको जो है कौन से संघ के अंतर्गत रखा गया है? बताइएगा पॉडीफेरा, ए में करा है पॉडीफेरा संघ के अंतर्गत, सी में करा है एम्फीबिया संघ के अंतर्गत, बी में करा है सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत, और डी में करा है प्रोटोजुआ संघ के अंतर्गत। बताइए तो एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को जो है किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको जो रखा गया है डियर लवली फ्रेंड्स प्रोटोजुआ के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? प्रोटोजुआ को रखा गया है। प्रोटोजुआ संघ के अंतर्गत कौन से एक कोशिकीय जंतु को रखा गया है? तो अमीबा और यूग्लिना को। किसको? अमीबा और यूग्लिना को, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? मेढक जो है सांस कैसे लेता है पानी में? बताओ तो जरा। मेढक जो है पानी में सांस कैसे ले लेता है? भाई हम लोग जब जाते हैं पानी में तो हमारे लोग का हाल खराब हो जाता है, डूबने लगते हैं, मरने लगते हैं। इसमें ये मेढकवा कैसे ले लेता है सांस ससुरा? तो ए में कह रहा है त्वचा के द्वारा लेता है सांस, और बी में कह रहा है क्लोमो के द्वारा सांस लेता है, सी में कह रहा है फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, और डी में कह रहा है इनमें से तीनों के द्वारा सांस लेता है मेढक। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से तीनों के द्वारा जो है मेढक क्या करता है? सांस लेता है। इनमें से तीनों के द्वारा सांस लेता है। त्वचा से भी सांस ले सकता है, क्लोमो से भी सांस ले सकता है, और फेफड़ा से भी सांस ले सकता है। यानी कि इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर हो गया माय डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से वास्तविक मछली कौन सी है? निम्न में से जो है वास्तविक मछली कौन सी है? बताइएगा वास्तविक मछली कौन सी है? ए में करा है स्टार फिश, बी में करा है ब्रिटल स्टार, सी में करा है हिपोकैम्पस, उसके बाद डी में करा है सी ककमड़। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से वास्तविक मछली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर देना है आप सभी को डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हिपोकैम्पस। क्या हिपोकैम्पस जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक मछली कौन है? तो हिपोकैम्पस जो है बायोलॉजी का मोस्ट बीबीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट बीबीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है। जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं उसका बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए
अगला क्वेश्चन कर रहा है मेढक, क्या कर रहा है, मेढक किस वर्ग का जंतु है बताइए। तो मेढक जो है, मेढकवा जो है टर टर करने वाला, बारिश में जो टर टर करता है मेढकवा, वो किस संघ का जंतु है बताइएगा। ऑरेस्टियोपैथी, ए में कर रहा है, बी में कर रहा है एम्फीबिया, सी में क्या कर रहा है सरीसृप यानी रेप्टेलिया वर्ग, उसके बाद डी में कर रहा है कॉन्ड्रीथ्रीज है ना, कॉन्डिक्रिथ्रीज है ना, कॉन्डिक्रिथ्रीज है ना, कॉन्डिक्रिथ्रीज। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। मेढकवा जो है कौन से संघ का जंतु है बताइएगा। मेढकवा कौन से संघ का जंतु है बताइएगा आप लोग। मेढकवा कौन से संघ का जंतु है। तो मेढकवा जो है दोस्तों ये कौन से संघ का जंतु है, ये आपको मेढकवा जो है ये कौन से संघ का जंतु है। तो ये आपको कौन से संघ का जंतु है डियर लवली फ्रेंड्स, ये आपको है एम्फीबिया। एम्फीबिया यानी कि एम्फीबिया संघ के जंतु मेढकवा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर वा है। चलिए 25 नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस को हम बायोलॉजी से आपको करवाएंगे कि एक भी क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको छूट नहीं सकता है, जो कि आपको प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्तनियों यानी मेमल्स का हार्ट, मेमल्स का हार्ट कितने चैम्बर का होता है। मेमल्स का जो हार्ट होता है उसमें कितने कोस्ट यानी चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है यही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को IMP मैंने कर दिया है, मतलब कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एकदम मस्ट BBI क्वेश्चन है ये सभी। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए और आज का ये क्लास यहीं पे एंड करेंगे। इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेमल्स में जो मेमल्स का हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो मेमल्स के हार्ट में जो है 4 गो चैम्बर पाया जाता है। कागो 4 गो चैम्बर पाया जाता है, 4 गो चैम्बर पाया जाता है मेमल्स के हार्ट में। यानी कि इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर ऑप्शन, उन सभी का 100% राइट आंसर है माय डियर लवली फ्रेंड्स। चलिए उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिल सके। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स।